बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो वो बहुत काली और बदसूरत निकली। मुझे बीवी पर शक हुआ और घर में खुफिया कैमरा लगा दिया। ऑफिस से घर आकर कैमरे से वीडियो देखी तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, बला की हसीन। जो भी उसे देखता वो देखता ही रह जाता। हम जिस दावत में जाते वो लोगों की नज़रों का मरकज़ बन जाती, और यही बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने उसे पर्दा करवाना शुरू कर दिया था और बिला ज़रूरत तो उसे किसी दावत में भी नहीं जाने देता था। जब से शादी हुई थी मैं अजीब सी उलझन का शिकार हो गया था। अपनी ही बीवी के साथ घर से निकलते हुए मैं बहुत परेशान रहता था। हर वक्त यही ख्याल आता कि पता नहीं किसकी नज़र मेरी बीवी पर पड़ रही होगी। मेरी बीवी शफ़क़ बहुत ही सीधी सादी और मासूम सी थी। वो बहुत हसीन थी, लेकिन इसमें गुरूर नाम को नहीं था। मैं जो उसे कहता वो फ़ौरन मान लेती। मैंने पर्दा करने को कहा, उसने फ़ौरन पर्दा कर लिया। मैंने घर से निकलने पर पाबंदी लगाई तो वो भी खामोशी से सर हिला कर रह गई। ना उसने कभी कोई झगड़ा किया था, ना मेरी किसी बात पर इनकार। लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं होती थी, बल्कि वो जितना मेरी फरमाबरदारी करती मुझे उस पर उतना ही शक होता। और मैं सोचता कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसे छुपाने के लिए ये मेरी हर बात मान लेती है ताकि मैं इसे अच्छा समझूं। कई दफ़ा बातों ही बातों में मैं ये तक पूछ चुका था कि शादी से पहले उसकी ज़िंदगी में कोई था तो नहीं, उसका किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं था। लेकिन शफ़क़ हमेशा यही कहती कि आपके सिवा ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई था और ना ही कोई है। कई दफ़ा मैंने ख़ुद को भी उसका माजी टटोलने की कोशिश की थी, लेकिन कोई ऐसी वैसी बात मेरे सामने नहीं आई थी। कभी मैं उसकी अलमारी खोलकर उसका सामान चेक करने लगता, तो कभी उसकी पुरानी डायरी खोलकर बैठ जाता, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। शायद मैं बिला वजह ही शक करने लगा था। दरअसल मैं अमेरिका से काफ़ी अरसे मुलाजमत करके लौटा था, और जितनी बेरारमी मैंने वहाँ देखी थी उसके बाद औरत ज़ात पर एतबार करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। एक वक्त में कई बॉयफ्रेंड रखने वाली लड़कियाँ जब शादी करती तो मैं यही सोचता कि उनके शौहर पता नहीं कैसे उनके धोखे से बेखबर रहते होंगे। मेरे खुद भी कई लड़कियों के साथ अफेयर थे, और फिर जब उनकी शादी हुई तो उनके शौहरों को देखकर मुझे हंसी आती थी। उनमें से कुछ लड़कियां तो ऐसी थीं जो मेरी वजह से हामला हो गई थीं। इसलिए जब मेरी खुद की शादी हुई तो यही सवाल मेरे जहन में गर्दिश करने लगा कि कहीं मैं भी तो अपनी बीवी के हाथों बेवकूफ़ नहीं बन रहा हूँ। मैंने 5 साल अमेरिका में मुलाजमत की थी, लेकिन जब अम्मा ने शादी की बात की तो मैं सीधे सब कुछ छोड़ कर वापस आ गया, क्योंकि हर मशरकी मर्द की तरह मुझे भी एक पाक दामन बीवी चाहिए थी। अम्मा की ख्वाहिश थी मैं अपने बड़े भाई की तरह किसी अमेरिकन लड़की से शादी करके वहीं सेटल हो जाऊं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। यहाँ आते ही मुझे अच्छी नौकरी मिल गई थी और मैंने अम्मा से कह दिया था कि मैं यहीं किसी लड़की से शादी करूँगा। अम्मा ने मुझे लाख समझाया कि ऐसा करके मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारूंगा, लेकिन मैं ना माना, और मेरे कहने पर अम्मा ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। शफ़क़ अम्मा की किसी दूर की रिश्तेदार की बेटी थी, और बिलाखिर अम्मा को वो मेरे लिए पसंद आ गई। अम्मा ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई तो मैंने भी हाँ कर दी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। मैं शादी से पहले एक दफ़ा शफ़क़ से मिलना चाहता था और ये जानना चाहता था कि कहीं वो किसी और को पसंद तो नहीं करती, लेकिन अम्मा ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी वो लोग बहुत शरीफ हैं, पुरानी सोच रखते हैं, उनके यहाँ ऐसी बातों को अच्छा नहीं समझा जाता। मेरे लाख इसरार करने के बावजूद भी मैं शफ़क़ से नहीं मिल सका, और शादी वाले दिन तक मेरे जहन में यही सवाल उठता रहा कि कहीं शफ़क़ की ज़िंदगी में कोई और ना हो। वो रुखसत होकर मेरे घर आई तब भी मैं उससे ये सवाल पूछ बैठा कि उसने साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और शफ़क़ एक बहुत अच्छी फर्माबरदार बीवी साबित हुई, लेकिन उसकी ये फर्माबरदारी भी मेरी आंखों में खटकती। वो बहुत हसीन थी, जवान थी, यकीनन कई लड़के उसके आशिक होंगे, उसके बहुत से रिश्ते आते होंगे, फिर उसने मुझे ही क्यों कबूल किया?
मैं जब भी शफक को देखता यही सोच मेरे दिमाग में चलने लगती। और फिर शादी के पहले ही महीने में मुझे पता चला कि शफक हामला हो गई है। यह खबर सुनने के बाद मेरी सोच यकसर तब्दील होकर रह गई। मैं ये सोचकर अपने शक को ख़त्म कर लिया कि मेरी बीवी अब मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वो मेरे साथ कभी बेवफाई नहीं करेगी। औलाद मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत कर देती है और हमारे होने वाले बच्चे ने मुझे वाकई ही शफक से करीब कर दिया था। मेरी अम्मा मेरी शादी के दूसरे ही महीने मेरे बड़े भाई के पास अमेरिका चली गई थी और मैं और शफक घर पर रह गए। इसलिए शफक जब हामला हुई तो मुझे दिन रात उसकी फ़िक्र सताने लगी। मैं हर वक्त उसका ख्याल रखता। लेकिन हमल के तीसरे महीने में एक रोज़ शफक की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और जब मैं रात को घर पहुंचा तो ये बात मुझे उस वक्त पता चली। मैंने उसे कहा कि अस्पताल चलते हैं तो कहने लगी कि मैं खुद हॉस्पिटल जाकर आ गई हूँ क्योंकि आपका फ़ोन बन जा रहा था। डॉक्टर ने 2-4 दिन आराम का कहा है। मैंने उसे मैके जाने का कहा, उसने इनकार कर दिया कि कोई काम वाली भी नहीं है। मैं खुद ही उसकी मदद करता रहा। फिर वो ठीक हो गई और देखते ही देखते 7 महीने गुजर गए। एक रोज़ उसका फ़ोन आया कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और लगता है डिलीवरी का वक्त हो गया है। ये सुनकर मैं परेशान हो गया क्योंकि ये तो 7वां महीना था। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं दफ्तर की मीटिंग में फंस गया और उसके बुलाने पर घर ना जा सका। वो बेचारी खुद ही टैक्सी लेकर अकेली अस्पताल चली गई। जब मैं फारिग होकर वहाँ दौड़ा भागा पहुँचा तो मुझे खबर मिली कि मेरी बेटी हुई है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और शफक के माथे को चूम लिया। अलबत्ता दिल में कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी कि मेरी बीवी ने 7वें महीने में बच्चा कैसे पैदा किया है। फिर जब डॉक्टर ने मेरी बेटी को मेरी गोद में डाला तो ये देखकर मैं दंग रह गया कि वो बहुत ही काली कलोटी बदसूरत सी थी और लगता ही नहीं था कि 7वें महीने में पैदा हुई है। किसी भी तरह वो शफक की और मेरी बेटी लगती ही नहीं थी। उसके तो नकोश भी बहुत ही अलग थे। एक लम्हे में मेरा दिल बुझ गया और मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्यालात आने लगे कि मेरा सांस रुकने लगा। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये बच्ची किसकी है। क्या मेरी बीवी शादी से पहले से हामला थी? ये बात मैं मान ही नहीं सकता था कि ये मेरी बेटी है। आम शक्ल सूरत का ज़रूर था मैं, लेकिन मेरा रंग भी बिल्कुल उतना ही उजला था जितना मेरी बीवी का। लेकिन ये बच्ची तो बिल्कुल स्याह रंग लेकर पैदा हुई थी। शफक ने बच्ची को देखा तो सीने से लगा लिया, उसे चूमने लगी। मैंने सरसरी तौर पर शफक से कहा कि ये बच्ची इतनी काली क्यों है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ लम्हे वो खामोशी से मुझे देखती रही और फिर कहने लगी, फाइक कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारी बच्ची है, रंग रूप का क्या है, खुदा ने इसे ऐसे ही बनाया है। शफक की कुछ देर की खामोशी ने मेरे दिल में कई सवाल पैदा कर दिए थे और फिर उसके चेहरे की बदलती हुई रंगत को मैंने बखूबी महसूस किया था। कोई तो ऐसी बात थी जिसने उसे खामोश कर दिया था, मगर ये मौका इन सब बातों का नहीं था। मेरे पास ना ही शफक के ख़िलाफ़ कोई सबूत था और ना ही कभी ऐसा कुछ महसूस किया था। डॉक्टर ने शफक को 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद उसकी छुट्टी हो गई। वो और बच्ची दोनों सेहतमंद थे। हम घर आ गए। वीडियो कॉल पर अम्मा से बात हुई तो अम्मा भी बच्ची को देखकर बहुत हैरान हुई। कहने लगी, शफक तुमने सारा वक्त किसे देखा था जो ये बच्ची ऐसी काली कलोटी पैदा हुई है? अम्मा की बात सुनकर शफक ने नज़रें चुरा ली थी। पता नहीं क्या बात थी जिसे वो छुपाना चाहती थी। मैंने इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस किया कि अम्मा के इस सवाल के बाद शफक ने उनसे दोबारा कोई बात नहीं की थी, बल्कि वो खामोशी से बच्ची को देख रही थी, जैसे वो अम्मा को नज़रअंदाज कर रही हो। मैंने शफक से कहा कि तुम्हें एक केयर टेकर लगवा देता हूँ ताकि बच्ची की देखभाल हो सके और तुम घर को देख लो। लेकिन उसने एकदम से ही इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं अकेली ही बच्ची की देखभाल भी कर सकती हूँ और घर भी संभाल सकती हूँ, मुझे किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है। शफक की इस बात ने मुझे मज़ीद चौंकने पर मजबूर कर दिया। ऐसी कौन सी औरत होती है जिसे काम करने के लिए कोई हेल्पर मिल रही हो और वो इनकार कर दें, जबकि मैं तो शफक की आसानी के लिए कह रहा था। अगर कोई केयर टेकर होती तो उसे आराम का वक्त भी मिलता और वो घर के काम भी आसानी से कर लेती। कोई तो बात थी जिसकी पर्देदारी थी और मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं था। मैं उस सोच में पड़ गया कि क्या मेरे पीछे घर में कोई आता है जिसकी मौजूदगी को छुपाने के लिए
वो केयर टेकर रखने से घबरा रही है। कहीं ये बच्ची किसी और की तो नहीं, मेरे पीछे शफक से मिलने उसका कोई आशिक तो नहीं आता। ये वो सवाल थे जिन्होंने मेरी रूह को झंझोड़ दिया और मैंने फैसला किया कि अब मैं सच का पता लगा कर रहूँगा। एक दफ़ा फिर शफक से कहा कि मैं किसी काम वाली को रख देता हूँ, बच्ची तुम संभाल लेना, काम कोई औरत कर देगी। लेकिन शफक ने फिर इनकार कर दिया, कहने लगी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैंने शुरू से ही अपनी भाभी बच्चों को संभाला है, मुझे घर के कामों के साथ बच्चे संभालने आते हैं। वो इस कदर शिद्दत से इनकार कर रही थी कि मैंने फिर कोई बात नहीं की। अलबत्ता मेरा शक यकीन में ज़रूर बदल गया था कि मेरे पीछे कोई ना कोई ज़रूर आता है, और यही जानने के लिए मैंने फ़ैसला किया था कि मैं घर के हर कोने में कैमरा लगवा दूँगा ताकि पता चल सके कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या होता है। बच्चे की पैदाइश को महीना हुआ तो मैंने खुद शफक से कहा कि कुछ दिन अपनी अम्मी के घर गुजारो, तुम्हें थोड़ा सुकून मिल जाएगा। उसने इनकार कर दिया, कहने लगी आपको मेरे जाने से परेशानी होगी, मेरे अलावा घर में और कौन है जो आपका ख्याल रखेगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अमेरिका में भी अपना ख्याल खुद रखता था, यहाँ भी रख लूँगा, तुम बस अपना सामान बांधो। उसके इनकार को खातिर में ना लाते हुए मैंने खुद ही उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया, उसका सामान पैक करके रखा और कहा कि 2 दिन बाद मैं खुद वापस लेने आ जाऊँगा। ये सुनकर वो पुरसुकून हो गई और मैं उसे मैके छोड़ आया। दरअसल मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए था ताकि मैं सारे घर में कैमरे लगवा सकूं, और ये काम मैं शफक की गैर मौजूदगी में करवाना चाहता था। जब वो चली गई तो मैंने सुकून से सारे घर में कैमरों की फिटिंग करवा दी। 2 दिन बाद मैं खुद जाकर शफक को वापस लेकर आया। वो बहुत परेशान थी, उसने मुझसे अपने घर की कोई बात नहीं की थी। उसे परेशान देखकर मैंने हैरत से पूछा लड़कियां तो मैके जाकर खुश होती हैं, तुम्हें क्या हुआ है? वो कहने लगी मैं आइंदा नहीं चाहूँगी, मुझे आपके साथ आपके घर में रहना है, मेरा कहीं और दिल नहीं लगता। उसकी ये अजीबोगरीब सी बात सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगा। वो अपने ही घर को कहीं और कह रही थी। घर पहुँचते ही उसने हमारी बेटी अनाया को बिस्तर पर लिटाया और खुद सारे घर का चक्कर लगाने चली गई। मैं भी बेड पर बैठा था, मेरी नज़र अनाया पर थी। बच्ची महीने भर की होकर और भी सेहतमंद हो गई थी और खूब हाथ पांव चला रही थी, लेकिन मुझे बच्ची पर बिल्कुल प्यार नहीं आया। शायद मेरा दिल ये बात मान चुका था कि ये मेरी औलाद नहीं है। अगर ऐसा था तो सच ज़्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं था। सारे घर में सीसीटीवी कैमरे लग चुके थे और बहुत जल्द उनके फुटेज मुझ तक पहुंचाई जाती। मेरा दिल बगैर फुटेज देखे ही मान चुका था और थोड़ी देर बाद मेरी बीवी कमरे में आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे कोई ख़जाना मिल गया हो या फिर शायद अपने किसी आशिक से मिलकर आ रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले तक वो परेशान थी और वो भी इस बात पर कि मैंने उसे उसके घर भेजा था। आखिर यहाँ ऐसा क्या था जिसे देखकर उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान आ गया था? मैं बगौर शफक का चेहरा देख रहा था और 2 दिन बाद वो घर आई थी। मेरी बेटी 2 दिन बाद घर आई थी। मुझे उससे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए था, उसे सीने से लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगली सुबह मैं दफ्तर के लिए निकलने लगा तो शफक मेरे पीछे ही दरवाजे तक चली आई। वो मुझसे मेरी वापसी का पूछ रही थी। उसकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। ऐसा लगा जैसे वो जानना चाहती हो कि मैं कब लौटूंगा ताकि वो मेरे वापस आने से पहले अपने कारनामों को छुपा सके। मैंने झूठ का सहारा लिया और गलत बयानी से काम लेते हुए उसे कह दिया कि मैं रात 9 बजे लौटूंगा, जबकि मुझे शाम 5 बजे वापस आना था। उसने मुस्कुराकर मुझे अल्लाह हाफिज़ कहा था और मैं दफ्तर के लिए निकल गया। सारा रास्ता मैं सोचता रहा कि वाकई शफक बहुत मासूम है या फिर दिखावा करती है। अनाया मेरी ही बेटी है या फिर मेरी बीवी का कोई गुनाह है। अगर मेरी अम्मा यहाँ होती तो शक की कोई गुंजाइश ना बनती, लेकिन अम्मा तो मेरी शादी के महीने बाद ही चली गई थी। अम्मा के पीछे मेरी बीवी सारा वक्त घर में अकेली होती और मेरे पीछे वो क्या करती ये बात मुझे मालूम नहीं थी। सारा वक्त दफ्तर में मेरा दिल ना लगा, रह रहकर मुझे ख्याल सताता रहा कि मैं घर जाऊंगा तो पता नहीं मुझे क्या देखने को मिलेगा। शफक पर मुझे लाख शक सही, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, इसलिए ये सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे 5 बजे घर जाना था, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और पूरे 7 बज गए।
7 बजे घर पहुंचा तो शफक मुझे दरवाजे पे देख के हैरान रह गई। मेरा दरवाज़ा बजाने पर उसने बहुत देर बाद दरवाज़ा खोला था। पता नहीं उसे इतनी देर क्यों लग गई थी। दरवाज़ा खोलने के बाद भी वो मेरे सामने से नहीं हटी थी, बल्कि दरवाजे पर खड़े होकर सवाल जवाब करने लगी थी कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया। उसकी इस हरकत पर मुझे गुस्सा आ गया। यकीनन घर में कोई था जिसे वो वक्त देना चाहती थी ताकि वो भाग सके। मैं ज़बरदस्ती उसे हटाकर अंदर दाखिल हुआ। घर में कोई भी नहीं था। शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी, लेकिन उससे क्या मालूम था कि मैंने सारे घर में कैमरे लगवाए हुए थे। मैं मौके के इंतज़ार में था कि कब मुझे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने का मौका मिले और सारा सच मेरे सामने आ जाए। काफ़ी देर बाद बावर्ची खाने में काम आने करने के बाद पसीने से शफक बेहाल थी। मैंने उसे कहा कि जाओ पहले शावर ले लो। वो खुद गर्मी से परेशान थी, फ़ौरन ही वॉशरूम में दौड़ पड़ी। यही मौका था जब मैं सुकून से कैमरों की रिकॉर्डिंग देख सकता था। मैंने सारी रिकॉर्डिंग निकाली और जैसे जैसे उन्हें देखना शुरू किया मेरे कदमों तले से ज़मीन निकलनी शुरू हो गई। ऐसा भयानक सच मेरे सामने आया जिसे जानने के बाद शायद मैं सारी ज़िंदगी आईने में अपना चेहरा नहीं देख सकता था। एक ऐसा सच जिसके बाद मैं अपनी बीवी से कभी नज़र तक नहीं मिला सकता था। मैं पूरे कद के साथ ज़मीन बॉस हो गया था। सच्चाई इस कदर तल्ख और भयानक थी कि मेरे लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं दिल के दर्द से यहीं ख़त्म हो जाऊंगा। काश कि मैंने ये कैमरे ना लगाए होते। काश कि मैंने अपनी बीवी पर शक ना किया होता, तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। क्योंकि जो हकीकत मेरे सामने आई थी वो इस कदर उलट थी कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। कुछ देर बाद शफक वॉशरूम से निकली तो मैंने जल्दी से वो सारी रिकॉर्डिंग्स बंद कर दी कि कहीं उसे पता ना चल जाए। मैंने कैमरे लगवाए थे कि वो मेरे पास आकर बैठ गई, कहने की आज आपकी सालगिरह थी, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन आप वक्त से पहले आ गए। अब कुछ भी सरप्राइज़ नहीं रहा क्योंकि मैंने केक का ऑर्डर 8 बजे का दिया था ताकि आपके आने से पहले उसे फ्रिज में छुपा सकूं। लेकिन अब डिलीवरी बॉय आने वाला है, इसलिए मैं खुद आपको बता रही हूँ। मैंने नज़रें चुराते हुए शफक से पूछा कि वे सब करने की क्या ज़रूरत थी। मेरी बात पर वह मुस्कुरा कर रह गई। मुझे कुछ समझ ना आया तो मैं उसके कदमों में बैठ गया, उसके आगे हाथ जोड़े और कहा मुझे माफ़ कर दो। मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का सी होने लगी, देखने लगी। मैंने बिस्तर पर पड़ी अनाया की जानिब देखा और कहा कि मुझे सच पता चल गया है। मुझे पता चल गया है कि अनाया हमारी बेटी नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने नज़रें झुका ली, कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। उसकी खामोशी ने मुझे मुजरिम ठहरा दिया था। मैं फूट फूट कर रोने लगा। उसके आगे हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग रहा था क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। शफक ने मेरे जुड़े हुए हाथों को पकड़ लिया और कहने लगी मैंने आपको इसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन आपका सच मुझे पता चला था। मेरे दिल में अब आपके लिए कोई बुराई नहीं है। मैंने उसे किस्मत का लिखा समझकर आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आपको उससे ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए जिसकी ये औलाद है। मैंने घबरा कर शफक को देखा तो वो कहने लगी अनाया की माँ उस घर में रहती है जब मेरा हमल ठहरा। उसके 2 महीने बाद ही मुझे पता चला कि आपके अमेरिका में बहुत सी औरतों के साथ ताल्लुकात थे और उनमें से ही एक अनाया की माँ थी जो आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी। उसी ने मुझे आपकी हकीकत बताई थी। आपके पाकिस्तान आने के बाद उससे पता चला कि वो उम्मीद से है और उसे लगा कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो आपको ढूंढते हुए यहाँ आई थी। वो ख़ुद भी एक पाकिस्तानी थी, इसलिए उसे यहाँ आने में कोई मसला नहीं हुआ था। मगर जब यहाँ मैं मिली तो उसे पता चला कि मैं भी हामला हूँ, तो वो मेरे कदमों में बैठ गई और कहने लगी वो अपनी बेटी को आपका नाम दिलवाना चाहती है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। दिल चाह रहा था कि उस औरत की जान ले लूँ, लेकिन उसके हमल की खबर ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। वो अपना फ़ोन नंबर देखकर रो पीट कर वापस चली गई थी और मैंने जानबूझकर आपको ये बात नहीं बताई थी। मुझे लगा था कि आप उसे अपना लेंगे और मैं दरबदर हो जाऊंगी। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद एक रोज़ अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई और मेरा हमल ज़ाया हो गया। जब मुझे ये खबर पता चली तो मुझे बेख्तियार ही वो याद आई और मैंने उसे फ़ोन करके वह अस्पताल बुलाया। उससे माफ़ी मांगी कि मैंने उसका दिल दुखाया। शायद उसी की सज़ा मुझसे मेरी औलाद छीन ली गई। और फिर उसने मुझसे कहा कि वो अपना बच्चा जन्म देकर मेरी गोद में डाल देगी ताकि उसके बच्चे को
उसके बाप का नाम मिल जाए और कभी अपना हक भी नहीं जताएगी। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। अनाया जब पैदा हुई उस वक्त आप अस्पताल नहीं पहुंचे थे, इसलिए आपको पता नहीं चल सका कि अनाया को मैंने नहीं बल्कि ज़रीन ने पैदा किया है। अनाया अपने वक्त पर पैदा हुई थी, लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ा कि वो 7वें महीने में पैदा हुई है। हमने डॉक्टर को पैसा खिला दिया था, इसलिए ज़रीन की जगह मुझे लिटा दिया गया। लेकिन जब मैं अस्पताल से वापस आई तो मैंने ज़रीन को भी हमारे ही घर में बुलाकर स्टोर रूम में जगह दे दी ताकि वो अनाया का ख्याल रख सकें। उस दिन से आज तक ज़रीन इसी घर में है, लेकिन मैं उसे आपसे छुपा कर रखती हूँ। मैंने इस डर से कभी ये बात आपसे नहीं कही कि कहीं आपकी पुरानी मोहब्बत जाग जाए और आप मुझे न छोड़ दें। जब मैं अपने मैके गई तो यही फिक्र मुझे सताती रही कि कहीं मेरी गैर मौजूदगी में ज़रीन आपके सामने ना आ जाए, इसीलिए मैं परेशान हो गई थी। ये कहकर मेरी बीवी खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे पास तो अल्फाज ख़त्म हो गए थे। मैंने सीसीटीवी फुटेज में ज़रीन को अनाया के साथ देख लिया था और मैं समझ गया था कि अनाया ज़रीन की बेटी है, क्योंकि वो ज़रीन की तरह काली थी और उन दोनों में काफ़ी मुशाबत थी। लेकिन ये सब कुछ शफ़क़ से सुनने के बाद मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। मैंने ज़रीन और शफ़क़ दोनों से ही अपने धोखे की माफ़ी मांगी और फिर शफ़क़ ने ही मेरा और ज़रीन का निकाह भी करवा दिया। आज हम तीनों एक साथ खुश हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं शादी के बाद से लेकर सच्चाई जानने तक हर लम्हा अपनी ही बीवी पर शक करता रहा। कभी मैंने अपने गिरेबान में नहीं झांका, ये नहीं देखा कि जिस माशरे से मैं आया था मैं वहाँ खुद करके क्या आया था। मैं बस अपनी बीवी के किरदार में झोल ढूंढता रहा और जब सच सामने आया तो सारा झोल मेरे ही किरदार में निकला। आखिर कब तक हम मशरकी मर्द अपनी बीवियों के किरदार को जांचते रहेंगे और उन पर शक करते रहेंगे? क्या हमने कभी अपने गिरेबान में झांका है? क्या कभी ये सोचा है कि हमारा किरदार कितना कच्चा है? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि एक औरत की तरह एक मर्द को भी अपना किरदार साफ रखना चाहिए?